ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब इस बुलेटिन में बात करेंगे मायावती के हाई जोश के बारे में और सियासी जंग के बारे में। अंबेडकर मैदान में हुई बीएसपी की रैली में बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों से समर्थक पहुंचे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे और इसके चलते 5 किलोमीटर एरिया में जाम जैसे हालात देखने को मिले। इस रैली में जहां मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, तो मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा को दोगला बताया। इतना ही नहीं, आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर भी पहली बार जवाब दिया। रैली को लेकर कई सवाल भी उठते नजर आए हैं। पिछले कई सालों से यूपी में बीएसपी की सियासी हालत जो देखने को मिली जा रही है, क्या मायावती रैली में जुटने वाली भीड़ को वोट में बदल पाएंगी? क्या लखनऊ के महारैली पार्टी को संजीवनी दे पाएगी? और क्या आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सत्ता में वापसी होगी? लखनऊ में बीएसपी की महारैली हुई। इस दौरान बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों से हजारों लाखों लोग पहुंचे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, जहां वे पुराने तेवर में नजर आई। इस दौरान आकाश आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो सीएम योगी की खुलकर तारीफ की गई, तो समाजवादी पार्टी को दोगला बताया गया। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसी ही मंच पर पहुंची, हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सच में बीएसपी में शामिल होने वाले हैं। मगर जैसे ही मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती गरजी, तो सब कुछ साफ साफ हो गया। हाल ही में आजम खान जेल से बाहर आए तो उनकी अखिलेश से नाराजगी की खबरों के कयास लगाए जाने लगे कि वे जल्द बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में आजम और मायावती की मुलाकात हुई और आजम मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने को लेकर मायावती ने पहली बार जवाब दिया। 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई, इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। राजनीतिक के जानकारों की माने तो अर्श के फर्श का सफर तय करने वाली बसपा को लखनऊ की महारैली से बड़ी संजीवनी मिल सकती है। यूपी में 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बीएसपी के पास आज सिर्फ एक विधायक है। 2007 में मायावती की पार्टी को 30% वोट मिला था, घटकर 12.88% रह गया। बीएसपी के 290 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मायावती की सियासत रूप से हाशिए पर जाने की कई बड़ी वजह है। लोकसभा चुनाव तक बीएसपी की हालत प्रदेश में ठीक थी, लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार आई, लगभग 80 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में बीएसपी की सीटें 0 हो गई, जिसके बाद बीएसपी के नेताओं का पार्टी से मोह भंग होने लगा। पार्टी के कई दिग्गज ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने पार्टी से राह अलग कर ली। यह सिलसिला 2022 तक लगातार चला। 2017 में 19 विधायकों वाली बीएसपी 2022 चुनाव में एक विधायक पर सिमट गई। वहीं दलित मुस्लिम के साथ छूटने का कभी नुकसान मायावती की पार्टी को उठाना पड़ा।
2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन किया तो दलितों में नाराजगी और बढ़ी। 2022 विधानसभा चुनाव में तो दलित रूठ ही गए। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने भी बीएसपी के बजाय एसपी का साथ दिया। 2024 के लोकसभा में दलित बड़ी संख्या में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जुड़ गए, जिसका सीधा सीधा नुकसान मायावती को उठाना पड़ा था। मायावती ने आकाश आनंद को घोषित तौर पर नंबर 2 की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार चुनाव में आकाश आनंद की पहली परीक्षा होगी। वो युवाओं को बीएसपी से जोड़ने में कामयाब रहे तो यूपी में भी उनकी भूमिका असरदार रहेगी, क्योंकि युवाओं और महिलाओं से दूरी का खामियाजा बीएसपी पिछले कुछ चुनावों में भुगत चुकी है। 2022 के चुनाव में मायावती ने सिर्फ 21 महिलाएं प्रत्याशियों को टिकट दिया। खुद महिला होकर वह महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ नहीं सकी। पिछले कुछ चुनावों की लगातार हार से बीएसपी का कैडर निराशा और गफलत में है। इसलिए प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब मायावती ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यूपी चुनाव 2027 से करीब 16 से 17 माह पहले ही मायावती ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लखनऊ की सत्ता उनसे दूर नहीं है। बसपा एक बार फिर खड़ी हो रही है और पीटीए के तिलिम्स को तोड़कर एक बार यूपी बहुजन समाज पार्टी यूपी की सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन मायावती का यह फॉर्मूला कितना कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी और अब आपको हम सर्वे दिखाते हैं। हमने सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं और इसके जवाब किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, उसके बारे में और अब हम बात करेंगे। चलिए रुक करते हैं हमारे सर्वे में पूछे गए पहले सवाल के बारे में कि हमने अपने सर्वे के दौरान पहला सवाल जनता से क्या पूछा, अपनी ऑडियंस से क्या पूछा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, लखनऊ में बीएसपी की बड़ी रैली, क्या यह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन है? ये हमने पहला सवाल अपने सर्वे में पूछा। इसके रिएक्शंस किस तरीके से निकलकर सामने आए, आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, वो अब आपको बताते हैं। जहां हाँ 61% लोगों ने कहा, 34% लोगों ने नहीं कहा, 5% लोग कहते नजर आए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि एक बड़ा वर्ग है 61% लोगों का जो हाँ कहता हुआ नजर आया है, कि यानी कि ज्यादातर लोगों का यह मानना कि बड़ा बदलाव आ सकता है इस रैली के बाद। अब रुक करते हैं दूसरे सर्वे का, दूसरे सवाल का। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सियासी संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, ये सवाल था दूसरा। बीएसपी की ताकत बढ़ेगी, सत्ता में वापसी, ये पूछा हमने, और जनाधार बरकरार रखने की चुनौती कह नहीं सकते। 22% लोगों ने कहा बीएसपी की ताकत बढ़ेगी, 21% ने सत्ता की वापसी की बात कही है। जनाधार बरकरार रखने की चुनौती 46% लोगों ने माना है और 11% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। और अब रुक करते हैं अपने सर्वे के तीसरे सवाल की ओर, जहां हमने पूछा कि बहुजन समाज पार्टी के सामने सियासी तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये तीसरा सवाल था। उत्तराधिकारी की लड़ाई, दलित वोटर का मोहभंग, अन्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 4 ऑप्शन हमने रखे और ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। उत्तराधिकारी की लड़ाई 17% लोगों ने कहा, मोहभंग दलित वोटर का 43%, बड़ा वर्ग ये कहता नजर आया। 15% लोग कंफ्यूज नजर आए, कुछ कहा नहीं जा सकता कहा। 25% लोगों ने कहा कि अन्य कारण है, अन्य रीजन है। लेकिन 43% लोग कहते हैं दलित वोटर का मोहभंग है। कुछ ये आंकड़े निकलकर सामने आए। और अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे चौथे सर्वे की ओर। हमने पूछा कि क्या बीएसपी की रैली में जुटने वाली भीड़ वोट में बदल पाएगी। ये सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके आंकड़े को हम रुक करेंगे कि किस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। अब 52% लोगों ने हाँ कहा, 44% लोगों ने नहीं कहा, 4% लोग कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो 52% हाँ है, ये एक बड़ा वर्ग जो कहता नजर आया कि जो ये भीड़ थी वो वोट में तब्दील होगी। तो जाहिर तौर पर यहां पर एक बड़ा कमबैक जो है वो बीएसपी का, मायावती का होता नजर आएगा अगर भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई तो। अब आखिरी सर्वे की ओर रुख करते हैं। हमने पूछा कि राष्ट्रीय स्तर पर मायावती के जनाधार को आप कैसे देखते हैं। ये सर्वे में आखिरी और 5वां सवाल हमारे द्वारा पूछा गया। अब रुख करते हैं यहां पर आंकड़ों की ओर। बरकरार है, 22% लोगों ने कहा, लेकिन बड़ा वर्ग कह रहा है, ज्यादातर लोग मानते हैं कमी आई है। 57% लोगों ने कहा कि जनाधार में कमी आई है। इसके बाद 19% लोगों ने कहा इजाफा हुआ है। 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले और कह सकते हैं कि मिक्स्ड निकलकर सामने आए हैं। इसी विषय पर बातचीत भी करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं।
हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़े हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सतीश जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से बड़ी भीड़ जो है, लाखों की संख्या में जो दावा किया जा रहा है बीएसपी के द्वारा, 5 लाख लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सतीश जी, इस रैली को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ा नेता जो है वो रैली करने पहुंचा था, लेकिन क्या सतीश जी आपको लगता है कि ये जो भीड़ थी वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी बीएसपी के लिए? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ये जो आम बहुजन समाज पार्टी एक ट्वीट की हुआ, अभी 1 महीने पहले आदरणीय बहन जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट की ताकत ये रही कि लगभग ये राणा भाई जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं, ये अंदर की क्षमता 5 लाख है, इसके बाहर भी लगभग इतने ही लोग थे जो अंदर नहीं जा पा रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने जितनी उम्मीद नहीं की थी, उससे ज्यादा लोग अपने संसाधनों को लगा करके, अपने संसाधनों के दम के आधार पर, ये तमाम वो लोग हैं जो आस्थावान लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, उनके लिए एक सम्मान का विषय है, उनके लिए एक दलित मिशन के रूप में उसको देखते हैं। ये लोग तमाम जो गए हैं, यहां से इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं योगी सरकार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार कुछ मुद्दों को लेकर के फेलियर फैक्टर है। योगी सरकार एक तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हालांकि पूरी की पूरी जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां रोजगार के कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं है, या तो उनके केंद्रीय सूची या उनकी ऐसी व्यवस्थाओं में है कि वो रोजगार के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। और योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे तरीके से रोजगार को रोक के रखा हुआ है। पहले तो विज्ञापन नहीं निकलते, विज्ञापन निकलते हैं तो उनके एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट हो जाता तो वो जाकर के अगर पेपर भी हो जाए, एग्जाम भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसियां हैं वो कहीं कोर्ट में चली जाती हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो जहां से युवाओं को एक कहीं ना कहीं हताशा दिखाई देती है, जो सरकार से बड़ी उम्मीद थी। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपसी टकराव है, जगह जगह आप देखेंगे। इतने एनकाउंटर होने के बावजूद भी अभी योगी जी उत्तर प्रदेश को भयमुक्त या उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त नहीं कर पाए। उसके पीछे बहुत सारे कारण है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसके ऊपर एक राजनीतिक दबाव है। पुलिस को पूर्णतः खुली छूट नहीं दी गई है, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं सरकारें जब तय करना लगे तो ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मामला होगा। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के सामने एक बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं पेश करेगी। जहां तक रोजगार का मामला है, सतीश जी एक बड़ी बात की, ये एक बड़ा बयान कह सकते हैं आपने दिया है कि एक विकल्प के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी को अब देख रही है। इसी के साथ मैं डॉक्टर आलोक जी का रुख करूंगा। आलोक जी, जिस तरीके से बीएसपी को फिलहाल तीसरे मोर्चे के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था, क्या जो ये भीड़ आपने देखी, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बीएसपी जो है वो अभी भी पहले पायदान पर आने की क्षमता रखती है? अभिषेक जी, बहन मायावती पिछले कई सालों से सक्रिय नहीं थी राजनीति में, और कोई कारण समझ में नहीं आता था, कोई कारण नहीं समझ में आता था, कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि सत्ता के भय से, जेल जाने के भय से वो सक्रिय नहीं थी, लेकिन कम से कम सक्रिय तो हुई। 10 लाख लोग जैसे दावा कर रहे हैं हमारे विश्लेषक महोदय सतीश जी कि 10 लाख लोग मान लेते हैं, लेकिन क्या 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे? अभी इसमें थोड़ा सा कहना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन इतना सच है कि बहन जी ने कम से कम अपने काडर को उत्तर प्रदेश में यह संकेत दिया है कि अब हम सक्रिय राजनीति में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। ये संकेत आज माना जा सकता है। अखिलेश यादव का जो पीढ़ी है, इसमें जो दलित है, वो दलित दरक सकता है। जो लोकसभा चुनाव में जो जाटो वोट है, करीब 24% समाजवादी पार्टी को मिला था, वो जाटो वोट खिसक सकता है, बहन जी के पास आ सकता है। ये जो संभावना है, उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रहेगी बात ये कि बहन जी का अगर आप भाषण देखें तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए दिखती हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के इमरजेंसी तक के इतिहास को उन्होंने गिना डाला। अखिलेश यादव को तो
दोहरे चरित्र का व्यक्ति बता डाला। तो बहन जी ने ये साफ संकेत दिया है कि वो जो सत्तारूढ़ दल है उसके अगेंस्ट अभी खुलकर वार नहीं करेंगी, और ये बात बहन जी क्या जो है अगेंस्ट जा सकती है। अभी समाजवादी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि वो रूलिंग पार्टी के साथ सपोर्ट में आ रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहन जी अगर सक्रिय होती है तो समाजवादी पार्टी का पीजीए जरूर दरक जाएगा। बहन जी राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावे तक आ जाएंगी इस भीड़ से या इस रैली से। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी है। बहन जी केवल एक संदेश दे रही हैं कि अब कम से कम हम सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, और उनका जो वोट बैंक है, जो एक तरह से उसकी मॉरल डाउन था, जो डिप्रेशन में था, वो कम से कम अब सक्रिय हो जाएगा और बहन जी के साथ पुनः कंधे से कंधा मिलाकर आगे की राजनीति करने की कोशिश करेंगे। जी आलोक जी, आपने भी ये बड़ी बात कही है। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, और कुछ आंकड़े हैं वो आंकड़े मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। बिग वॉल की तरफ मैं रुख करूंगा और ये आंकड़े हैं। अब बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2007 के नतीजों को लेकर। सीटों पर 403 लड़ी थी बीएसपी, 206 सीटों पर जीत जो है दर्ज की थी। वोट परसेंटेज 30.4 यानी कि 30.4 का वोट परसेंटेज था, बड़ा वोट बैंक बीएसपी का। और अब आगे बढ़ेंगे, बात 2012 के चुनाव को लेकर। 403 सीटों पर चुनाव लड़ी, 80 पर सिमट गई और वोट परसेंट वो भी घटा 25.9 यानी कि करीब करीब 26। अब बात 2017 के चुनाव को लेकर करें, आंकड़े और कम हो गए। यहां पर 403 सीटों पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, 19 पर जीत दर्ज की। वोट परसेंटेज 22.23% का बीएसपी का रह गया। यानी कि पिछले 3 चुनावों की ओर हमने जिस तरीके से नजर डाली, लगातार वोट परसेंटेज घटा। अब 2022 को लेकर बात करें, 403 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा और 1 सीट पर बीएसपी सिमट कर रह गई थी। वोट परसेंटेज 12.88% का, 12.88% जो है वो बीएसपी का वोट परसेंटेज, यानी कि लगातार गिरा है वोट परसेंटेज बीएसपी का। ये आंकड़े अब बात करेंगे 2007 को लेकर, सभी पार्टियों को लेकर। बीजेपी जो है 376 सीटों पर चुनाव लड़ी, 265 सीटें बीजेपी ने जीती। सबसे बड़ा वोट परसेंटेज, वोट बैंक भी बीजेपी का रहा। समाजवादी पार्टी 347 सीटों पर लड़ी, 111 सीटों पर जीत दर्ज की। आरएलडी 33 पर लड़ी, 8 जीत दर्ज की। कांग्रेस 399 पर लड़ी, 2 सीटों पर जीत दर्ज की। बीएसपी 403 पर लड़ी और 1 सीट पर जीत दर्ज की बीएसपी ने। कुछ इस तरीके से ये जो है निकलकर आंकड़े सामने आए हैं। और अब यहां पर बात करेंगे जातीय समीकरण को लेकर, जहां ओबीसी 40% है, यादव 8% है, लोधी जो है वो 7% है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े हैं। कुर्मी को लेकर बात करें तो कुर्मी जाति के लोग 3% हैं। कुशवाहा जो हैं, जिसमें मौर्य, शाक्य, कोरी, कांची, सैनी है, वो 14% शामिल हैं। कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े। और अन्य ओबीसी वर्ग को बात लेकर की जाए तो 8% का जो है वोट बैंक वो भी रखते हैं, यानी कि राजनीति में बदलाव लाने की ताकत जो है वो भी रखते हैं। अब यहां पर दलित समीकरण को लेकर बात करें, 21% है, जिसमें जाटव 11% है, और गैर जाटव 10%, जिसमें वाल्मीकि, धोबी, खटीक, कोल, गोड़ और खरवार शामिल हैं। तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं उत्तर प्रदेश के पूरे जातीय समीकरण को लेकर, जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर। और अब बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर, जातिवार वोटिंग पैटर्न है ये, उसके बारे में। यहां पर ब्राह्मण 89%, 89% जो है बीजेपी के साथ गया, एनडीए के साथ गया, और समाजवादी पार्टी के साथ 6%, कांग्रेस के साथ 1%। इसके बाद ठाकुर राजपूत को लेकर बात करें तो वो भी बीजेपी के साथ जाते नजर आए, 87%। समाजवादी पार्टी के साथ 7%, बीएसपी के साथ 2%, और इसके बाद कांग्रेस है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1%। अब आगे बढ़ेंगे, बात वैश्य समाज को लेकर करेंगे तो वैश्य समाज ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया। 83% वोट शेयर बीजेपी के साथ गया, एनडीए के साथ गया। समाजवादी पार्टी को थोड़ी बढ़त मिली यहां पर, 12%। इसके बाद बीएसपी 1% पर और कांग्रेस 1% पर बरकरार है। और अब यहां पर हम बात करेंगे वैश्य समाज को लेकर, 83% बीजेपी के साथ, 12% समाजवादी पार्टी के साथ, और बीएसपी के साथ 1% और कांग्रेस के साथ भी 1%। और अब बात करेंगे अन्य सवर्ण जातियों के बारे में, जो कि बीजेपी के साथ 78% जाती हुई नजर आई, यानी कि ज्यादातर स्वर्ण जातियां जो हैं वो बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आई हैं, बीजेपी पर भरोसा जताती नजर आई हैं। इसके बाद 17% जो है समाजवादी पार्टी के साथ गई, 1% बीएसपी, 2% कांग्रेस के साथ, यानी कि बड़ा खेमा जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आया है। 2022 के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब बात करेंगे जातीय समीकरण ओबीसी को लेकर। 2025 में यूपी की आबादी लगभग 24.1 करोड़ जो है वो है।
तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से, यूपी में दलित आबादी 4.15 करोड़ की है मौजूदा समय में, और यूपी की आबादी में 21% दलित हैं। ये आंकड़े हैं 2025 में यूपी की आबादी 24 करोड़ के आसपास रही है, 24.1 करोड़ रही है। और ये पूरे आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए, किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब मेहमानों का रुख करेंगे। सतीश जी, आलोक जी लगातार बने हैं हमारे साथ। सतीश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये रैली हमने देखी, और इस रैली में जो एक ताकत जो है मायावती की देखने को मिली, लेकिन इस बीच एक जो उनका बयान सामने आया वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव पर हमलावर तो वो कई बार पहले भी नजर आई हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ उन्होंने मंच से की है, इसे क्या संदेश के तौर पर देखा जाए सतीश जी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, उन्होंने एक बात कही जिसको आप तारीफ कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो अंबेडकर पार्क है, जो मान्यवर काशीराम जी पार्क है, ये जो रैली स्थल है, इसकी बड़े लंबे समय तक कहीं ना कहीं लापरवाही बरते रहे थे सरकार के लोग, कहीं ना कहीं इसकी मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा था। ये ठीक है, दलितों के प्रेरणा स्थल हो सकते हैं, लेकिन भारत के पुरातन विभाग का एक बहुत बढ़िया काम है स्थापत्य। अगर आप लखनऊ में रहते तो वहां जाकर के कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति जाता है, अपने परिवार के साथ देखता है, इस खूबसूरती को नजारता है। तो बहन जी ने यह कहा कि योगी जी ने हमारे कहने पर इनकी मरम्मत जो कराई है, इन्हीं पार्कों से जो पैसा आता है उसका हम धन्यवाद देते हैं। एक बात जी। दूसरी बात, मेरा कहना यह है, देखिए सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जाता है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी बाकायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति का पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम किया जाता है। हिंदू मुस्लिम करने से बीजेपी तो सत्ता में आ जाती है और मुख्य दल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बनके रह जाती है। दो चुनाव में हमने बड़ा अच्छी तरीके से देखा है। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि देखिए, 30% अगर आपके पास वोट चंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझिए, 30% अगर आपके पास वोट है तो आपको सीटें आई 202। अगर ये वोट बैंक आपका 5% घटता है तो आपकी सीटें आई 80, और अगर 2% और घटता है तो सीटें आई 19। देखिए, वोट परसेंटेज के आधार पर जहां चुनाव बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हो, ऐसे समय में तमाम संचार के मीडिया हो या तमाम जो एक ऐसा सोशल मीडिया है जो बहुजन समाज पार्टी की कोई बेहतर इमेज लोगों के बीच में बहुत सही तरीके से पेश नहीं कर पाता, उसके कामों को नहीं कर पाता। अखिलेश जी की बुराई क्यों ना हो, अखिलेश जी से सवाल क्यों ना हो? यही अखिलेश जी है, वही मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने अंबेडकर पार्क को लेकर के अय्यासी के अड्डे बताए थे कि अंबेडकर पार्क जो है वो अय्यासी का अड्डा है। दूसरी बात मैं कहूंगा नहीं, यही अखिलेश जी से आज पीडीए की बात करते हैं, आज दलितों की बात करते हैं। मान्यवर के नाम पर बनाई गई लखनऊ के अंदर उर्दू एकेडमी का नाम किसने चेंज किया? मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बनाया गया सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने क्यों परिवर्तित किया? मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बनाया गया जिला कासगंज आपने क्यों नाम चेंज किया? साहूजी महाराज जो आज जो मेडिकल कॉलेज है आपने वो चेंज किया। हापुड़ का नाम पंसी नगर था, आपने वो चेंज किया। तो आप दलितों के महापुरुषों से नफरत कर रहे थे, आज आप सत्ता में नहीं है। ठीक है सतीश जी, जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा बीएसपी की राजनीति में। आलोक जी, जल्दी से मैं एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। जिस तरीके से दलितों को वोटों को लेकर बात करें तो ये कहा गया कि जो दलितों का वोट बैंक है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छिटक गया है। क्या इस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा हासिल कर पाएगी? आलोक जी। बिल्कुल, अभी तक तो चुनाव से यही लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास ही वोट बैंक है, लेकिन बहन जी का ये मानना है कि जो बीजेपी के पास वोट बैंक है दलितों का, वो स्थिर हो गया है, उसे योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राजनीतिक भागीदारी मिल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जो दलितों का चंक गया है वो भी स्थिर नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हुआ है। बीजेपी और बीएसपी के इनएक्टिव होने से, बीजेपी से नाराज होने से समाजवादी पार्टी पे गया है। तो बहन जी का मेन वो जो वोट फोकस है वो समाजवादी पार्टी में गया दलित वोट बैंक है, वो बीएसपी में वापस आ सकता है, ये बहन जी को लगता है। बीजेपी के पास गया जो वोट बैंक है वो स्थिर हो गया है, उसको सेकंड फेज में बहन जी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज में बहन जी का लक्ष्य ये है
कि जो दलित वोट सपा के पास है उससे वापस लाया जाए, जिससे कि जो बहन जी को ऑक्सीजन चाहिए, बहन जी की जो बीएसपी है वो पॉलिटिकली वेंटिलेटर पर उत्तर प्रदेश पर, तो वेंटिलेशन से वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो दलित वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के पास गया तो है लेकिन अभी उसका मन नहीं लग रहा, अभी वो वहां इस्टेब्लिश नहीं है, अभी वो वहां स्थिर नहीं है, तो उस अस्थिरता का लाभ बहन जी लेकर के अपना वोट बैंक अपने पास, कम से कम समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक है उसको वापस लाना चाहती है। और मेरा अपना मानना है कि बहन जी इस फर्स्ट फेज में सपा के पास जो वोट बैंक गया है उसको वापस लाने में सफल रहेंगी अगर वो सक्रिय होते दिखाई देती है। रह गया जो वो दलित वोट बैंक बीजेपी के पास गया है उसको प्राप्त करने में बिल्कुल आलोक, जब जाहिर तौर पर यही बात देखनी होगी, जो दलित वोट बैंक छटक कर बीजेपी के पास गया है उसे किस तरीके से बहन जी जो है, मायावती जो है वो हासिल करती है, बीएसपी हासिल करती है, और क्या इस रैली के बाद